एक तरफ तो सिंध पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने के लिए वसाइल की कमी का रोना रोती है, लेकिन कराची में पुलिस मोबाइल कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है। हक्कानी चौक की कचरा कुंडी में 15 रोज से खड़ी पुलिस मोबाइल में इलाका मकीन कचरा डालने लगे। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। वसाइल का रोना रोने वाली सिंध पुलिस, लेकिन जो वसाइल मौजूद हैं जरा उनका हाल देख लें। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से कुछ ही दूर हक्कानी चौक की कचरा कुंडी में खड़ी है खराब पुलिस मोबाइल, जिसमें शहरी गुज़िश्ता 15 दिनों से कचरा डाल रहे हैं। यहाँ मोबाइल खड़ी करने से कब्ल इतनी जहमत भी नहीं की गई कि नंबर प्लेट ही उतार दें। 15 दिन से खड़ी हुई है, बस अब ये कचरा कुंडी बन गई है। अगवानियों को फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? कचरा इसी में जमा कर रहे हो। सवाल ये है कि अगर ये मोबाइल खराब थी भी तो उसे गार्डन हेडक्वार्टर की वर्कशॉप क्यों मुंतकिल नहीं किया गया? इसमें लगे हुड, सीटें और दीगर पार्ट्स को किसी और मोबाइल में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? अगर इस पुलिस मोबाइल की नीलामी की गई है तो इस पर नंबर प्लेट क्यों लगी हुई है? पुलिस अफसरान को अपने वसाइल पर नजर रखने की जरूरत है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और अभी आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और उज़ैर जान बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच का कहना है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और उज़ैर के दरमियान करीबी रवाबित थे। पीपल्स पार्टी अब गलत बयानी कर रही है। उन्होंने ये दावा भी किया कि उज़ैर बलोच ने लियारी के कई SHOs तैनात करवाए। अहमद रहमान खान को इंटरव्यू देते हुए हबीब जान बलोच ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं तो इस बात को मुस्तरद करता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे रास्ते नहीं थे, वो इंतहाई गलत बयानी से काम लेती है। जो सच है उसको छुपाया नहीं जाता। ये मानना है उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी के साथ रास्ते नहीं थे, बल्कि मरासिल। लेकिन आसिफ अली जरदारी, सैयद कायम अली शाह और मौजूदा वज़ीर वज़ीर आला फरियाल साहिबा, कादर पटेल, सईद गनी, यूसुफ बलोच साहब, नबील गबोल और ऐसे बहुत सारे पीपल्स पार्टी के सिंध के या वो लोग जो सिंध से ताल्लुक रखते थे, मेरा ख्याल है सब लोग उज़ैर को जानते। अब आप उज़ैर बलोच को पाबंद रखकर GIT का नाम लेकर किसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, किसको डराना चाहते हैं? उज़ैर ने जो क्राइम किया है वो मानता है, सबूत रियासत देती है, उसे आप सजा दें। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने दावा किया है कि नून लीग के गौस अली शाह 3 बार उज़ैर बलोच के घर गए और उसे नून लीग में शमूलियत की दावत दी। उज़ैर बलोच तकरीबन नून लीग में शामिल हो ही गए थे, लेकिन आखिरी वक्त में सईद गनी, कादिर पटेल और यूसुफ बलोच पर मुश्तमिल कमेटी ने उज़ैर बलोच से मुज़ाकरात करके उसे मना लिया। प्रोग्राम सवाल में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। गौस अली शाह एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा उज़ैर के घर पर गए थे और उज़ैर को उन्होंने यही कहा था कि वो शमूलियत इख्तियार करे मुस्लिम लीग नून में, और अपने कैंडिडेट्स भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। ज़ाहिर है कोई किसी से सपोर्ट लेने जाता है तो वो ये नहीं कहता हमारे कैंडिडेट, वो कहता है उन्होंने जो कहा है। और मुझे ये बिल्कुल यानी मैं 100% इसको तस्दीक करता हूँ कि गौस अली शाह ऑलमोस्ट ये मुस्लिम लीग नून में चले गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में फिर एक कमेटी बनी सईद गनी, कादिर पटेल और सेनेटर यूसुफ बलोच की, जिन्होंने जाकर फिर उज़ैर बलोच के साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद फिर उसको मनाया और फिर जो है वो उन्होंने गौस अली शाह को मना कर लिया, लेकिन ऑलमोस्ट वो चले गए थे मुस्लिम लीग नून में। और सईद गनी ने DG रेंजर से रिटायर्ड ऑफिसर्स को बयान देने से रोकने की दरख्वास्त कर दी। कहा गैर जिम्मेदाराना बातों से बातें खुलेंगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सईद गनी ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को वज़ीर दाखिला बनाना पार्टी की गलती करार दे दिया। फहमीदा मिर्ज़ा के बयान का जवाब देते हुए कहा, आप मुँह खोलें फिर हमारा भी मुँह खुलेगा। उज़ैर बलोच से ताल्लुकात की बात आई तो सईद गनी अमन मुज़ाकरात का राग अलापने लगे। कहा, इस मामले में पहली बारी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की आएगी, बाद में हमारी। ये बात पता नहीं मेरी लीडरशिप को शायद अच्छी लगे ना लगे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को वज़ीर दाखिला बनाना शायद फैसला दुरुस्त नहीं था। उसका खुमियाजा पार्टी ने भी भुगता है और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी भुगता है और हमारी मोहतरमा फरियाल ठाकुर साहब भी भुगत रहे, हम भी भुगत रहे। तो उज़ैर बलोच से हर सियासी जमात का राब्ता था। हमने तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के गंद को साफ करने की कोशिश की है, उससे सवाल जवाब किसी ने नहीं किया आज तक।
हमने अमन कायम करने के लिए डायलॉग किया है। सियासी जमातें अमन कायम करने के लिए वो मुज़ाकरात करती है तो उनके जराइम में वो शामिल नहीं होती। लेकिन अगर आप अमन कमेटी और पीपल्स पार्टी को जोड़कर पीपल्स पार्टी को सजा देना चाहते हैं तो जुल्फ़िकार मिर्जा उसमें माइनस नहीं हो सकता। पहले उसको कोई सजा मिलेगी तो फिर हमारा नंबर आएगा। तो दावत उज़ैर बलोच की नहीं थी, हमारे MPS की थी, हम उसमें गए थे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई उज़ैर बलोच से ही मिलना होता, शुक्रिया अदा करना होता तो हम रात के अंधेरे में उसके घर पर जाके शुक्रिया अदा करते। 2013 के इलेक्शन तक भी मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कभी अपने हस्बैंड के जो स्टांस था उसको सपोर्ट नहीं किया। भाई खोलो तो मुंह, हमारा भी मुंह खुलेगा ना। फिर मैं तो ट्रेलर दिखा रहा हूँ आज आपको। स्पीकर आपको आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया था, आपके मियाँ को होम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया था। इस एहसान को माने आप। दूसरी मेरी गुजारिश होगी, मैं DG रेंजर साहब से भी उनसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि शायद ये फिर बातें जब खुलेंगी तो बहुत सारी और चीजें सामने आएंगी, वो मुनासिब नहीं है। जो कभी आंखों का तारा था, आसिफ अली जरदारी का दुलारा था, आज पीपल्स पार्टी के इल्जामात की जद में है। सईद गनी ने जुल्फ़िकार मिर्जा पर एहसानात गिनवाए जिसमें कई सवालात को जन्म दे दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्पीकर आपको आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया था, होम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया था। इस एहसान को माने आप, इस एहसान को माने आप। जिस जुल्फ़िकार मिर्जा को वजीर दाखिला बनाना पीपल्स पार्टी वाले अपनी गलती करार दे रहे हैं, वही जुल्फ़िकार मिर्जा कभी उनकी आंख का तारा थे। जुल्फ़िकार मिर्जा को बदीन का बेताज बादशाह पीपल्स पार्टी ने ही बनाया। उन पर पार्टी की बेतहाशा नवाजिशात थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद सईद गनी ने उंगलियों पर गिन गिन कर बताया। आप जब बदीन में इलेक्शन लड़ने गए थे तो इनका बदीन के अंदर घर भी नहीं था, 1 इंच जमीन थी इनके पास। आज बदीन इनकी रियासत बनी हुई है, आज बदीन इनकी रियासत बनी हुई है। खुद जुल्फ़िकार मिर्जा भी माजी में जरदारी साहब की नवाजिशात के गुन गाते थे। मैं बेटा जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा का जरूर, लेकिन मैं प्रोडक्ट, मेरे तन पे ये कपड़े भी जो आज पहने हुए हैं, गाड़ियाँ, मोटरें, बंगले, शुगर मिलें, ज़मीनें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह ने दी है। वसीला शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को किया और आसिफ अली जरदारी को किया। आई एम प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 पीपल। सईद गनी साहब को जुल्फ़िकार मिर्जा की बेसरो सामानी तो याद है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि ऐसी कौन सी सियासत हुई है जिससे एक शख्स चंद बरसों में एक जिले का बादशाह बन गया। क्या जरदारी साहब ने अपनी जेब से साबिक वजीर दाखिला को पैसे दिए? पीपल्स पार्टी तो किसी किस्म की करप्शन में मुलव्विस ना होने का दावा करती है। फिर सवाल ये उठता है कि जियालों के पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है जिसे रगड़ने से जुल्फ़िकार मिर्जा चंद बरसों में शुगर मिल समेत बड़ी जायदादों के मालिक बन गए। और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने उज़ैर बलोच और निसार मोराई की JIT से मुताल्लिक सईद गनी का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि रिपोर्ट पर 2 इदारों ने दस्तखत क्यों नहीं किए, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। PTI रहनुमा ने मुर्तज़ा वहाब को भी BMW का खिताब दे दिया। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सईद गनी साहब आके और मुर्तज़ा वहाब BMW, जरा मुझे ये तो बता दें कि मुर्तज़ा भुट्टो के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? बताएं। वो तो पुलिस की गोलियों से मरा था। कि पुलिस के ऑपरेशन का ऑर्डर किसने दिया, फिर फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया, फिर वो जो पुलिस वाले ने खुदकुशी की वो क्यों की, और आज तक उसकी इंक्वायरी के ऊपर किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया? 2 रिपोर्ट्स मंजर आम पे आ चुकी हैं, एक पे 4 सिग्नेचर हैं और एक पे 5 है। एक दूसरी रिपोर्ट भी है, उस पर भी मुकम्मल सिग्नेचर नहीं, उसको भी रिजेक्ट कर दो। फिर 4 सिग्नेचर, बहुत सिग्नेचर होते हैं। बड़े ऑब्वियस है कि चाहे वो रिपोर्ट डाकिया दे के गया हो, मोटरसाइकिल सवार दे के गया हो, या कोर्ट से निकाली गई हो, बात ये जो उसके अंदर लिखा हुआ है, जब वो फेक नहीं है तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बाकी 2 हजरात उस पर क्यों नहीं साइन करने को तैयार थे जब 4 ने साइन। इस सूबा सिंध के अंदर इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी का खौफ है, और वो बीमारी कोरोना नहीं है, उस बीमारी का नाम करप्शन और करप्शन के बादशाह आसिफ जरदारी है। हर शुगर मिल जो सिंध में बिकी आखिर में जाके किधर मिलती है? या ओमनी ग्रुप या जरदारी ग्रुप। क्यों?
इसी तरह बिलावल हाउस के गिर्द लोगों को मजबूर किया गया कि वो मकान बेच दें। तालीमी इदारों की बात करेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की मंजूरी दे दी। वजारत तालीम ने विफाक और तमाम सूबों के साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी आगाह कर दिया है। विफाकी वजारत तालीम के मुताबिक फैसले की कॉपी तमाम सूबाई हुकूमतों, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को इरसाल कर दी गई है। हिदायत की गई है कि कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाते हुए मुल्क भर में 15 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ साथ 15 जुलाई से तमाम तालीमी इदारों के एडमिन ऑफिस को खोल दिया जाएगा। विफाकी वजारत तालीम के मुताबिक हुकूमत अगस्त के पहले और आखिरी हफ्ते में कोरोना की सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगी। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मलिक अबरार और चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली ने हुकूमती फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि SOPs के तहत स्कूल्स खोलने हैं तो फौरी तौर पर खोल दिए जाएं। हम इसे यकसर मुस्तरद इसलिए करते हैं कि ये बहुत तवील तातीलात तालीमी अदारों की हो चुकी हैं। जब सारे कारोबार SOPs के साथ खुल चुके हैं तो तालीमी अदारों के लिए भी SOPs के साथ उनको खोल दिया जाना चाहिए। और जिन SOPs को हम सितंबर में जिन पर अमल दरामद करेंगे उन SOPs पर अभी भी अमल दरामद किया जा सकता है। बच्चों के हवाले से हम देखते हैं तो हमारा तालीमी सेशन जाया होने के बिल्कुल करीब चला गया है। पिछले 4 महीनों से मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि हमारे जो सर्द मकामात हैं वहाँ दिसंबर से बंद है, यानी सितंबर तक 9 महीने गुजर जाएंगे। तो उन बच्चों को तो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। ऑनलाइन सिस्टम जो है ये मुकम्मल तौर पे नाकाम है पाकिस्तान में। जबकि रावलपिंडी में मजीद 3 कोरोना हॉटस्पॉट सामने आ गए हैं, जहां स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। रुकावटें लगाकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पुलिस और कोरोना टाइगर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर आसिफ से। उमर बताएगा रावलपिंडी के कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होगा। जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी में 3 मजीद इलाकों को कोरोना हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें ढोक कब्बा, गुलिस्तान कॉलोनी, लेन नंबर 4 की PIA कॉलोनी शामिल है। जो गुलिस्तान, अगर दीगर 2 इलाकों की बात की जाए जिसमें गुलिस्तान कॉलोनी और लेन नंबर 4 की PIA कॉलोनी है, अभी उसमें लॉकडाउन का अमल शुरू नहीं किया गया। इसलिए मैं मौजूद हूँ ढोक कब्बे में, जहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से लॉकडाउन जो है वो शुरू कर दी, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया। यहाँ पे ज़िला पुलिस की नफरी भी मौजूद है और कोरोना टाइगर्स जो हैं वो भी इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के इलाके में लोगों को SOPs के बारे में बता रहे हैं। अभी कुछ देर कबल जो है स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में ऐलान भी किया गया मस्जिद में कि लोग ज़्यादातर अपने घर रहें, बाहर निकलने में एहतियात करें। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक की जब समा से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो भी स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाके हैं वहाँ हर सूरत हुकूमत की जानिब से दी गई SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक, उमर आपका बेहद शुक्रिया। आलमी तंजीमें भी अब वही बात कहने लगी हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से करते आए हैं, यानी दुनिया भर में इतने लोग कोरोना से हलाक नहीं होंगे जितने मुआशी तबाही की वजह से भूख से हो सकते हैं। बरतानवी चैरिटी ग्रुप ऑक्सफैम ने दी हंगर वायरस नामी एक तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन, मुआशी सरगर्मियां सुस्त होने से इस साल दुनिया भर में मजीद 12 करोड़ अफराद फाका कशी का शिकार हो सकते हैं। कहर का ये वायरस रोजाना 12,000 अफराद की जान ले सकता है। अब तक कोरोना वायरस से भी एक दिन में इतने लोग हलाक नहीं हुए। ऑक्सफैम का कहना है कि अफगानिस्तान, यमन, कॉन्गो, वेनेजुएला, मगरबी अफ्रीका, एथोपिया, जनूबी सूडान, शाम और हेटी समेत 10 ममालिक जहां पहले से ही गुर्बत के डेरे हैं, वहां कहर की सूरत हाल संगीन होती जाएगी। अफगानिस्तान में सितंबर में इंतहाई गरीबी में मुब्तला अफराद की तादाद 25 लाख थी, जो कोरोना की वबा के बाद 35 लाख हो चुकी है। ऑक्सफैम के मुताबिक ब्राज़ील, भारत और जनूबी अफ्रीका और दीगर तरक्की पजीर ममालिक में भी कोरोना की वबा के बाइस गुर्बत बढ़ रही है। अपनी आवाज़ के जादू से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले फैसलाबाद के छोटे गुलकारों का फन कोरोना वायरस की नज़र हो गया है। तीनों फनकार अब किन हालात से दो चार हैं, जानते हैं उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट में। कच्ची उम्र में पक्के सुर लगाने वाले फैसलाबाद के सिकंदर, अमीर अली और हैदर अब्बास कोरोना वायरस के बाइस मुश्किलात में घिर गए। पापा बस ड्राइवर है,
तो उनका भी काम बंद है कोरोना की वजह से। तो मैंने, सारे भाई मेरे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तो इसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा तंग दस्त हो गए थे। कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए करना पड़ता है जब फैमिली इतनी बड़ी। सोशल मीडिया के फनकार 2 वक्त की रोटी पूरी करने में जुटे हैं। जब से कोरोना की वजह से ये स्कूल बंद हुए हैं, सारा दिन मैं इधर पान बनाता हूँ। जब हम स्कूल होते थे तो हम बैठ के रैसल भी करते थे और अपना मज़ा भी करते थे। वबाई मर्ज ने जहां मईशत को धचका पहुंचाया है, वहीं बहुत से फनकारों को अपना फन बचाना भी दुश्वार हो गया है। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, मेरी बेबसी ने सी दिए हैं मेरे लबों के अल्फाज। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। कराची वालों होशियार हो जाओ, तवील लोड शेडिंग का अज़ाब मजीद 1 हफ्ते टलने वाला नहीं। के इलेक्ट्रिक के चीफ ने नेपरा को बता दिया। सिस्टम नाकिस होने का एतराफ़ करते हुए कहा, लोड शेडिंग में भला के इलेक्ट्रिक का क्या कसूर। अवामी समात में चेयरमैन नेपरा ने भी बरहमी का इजहार किया। कहा, विफाक इजाफी बिजली दे भी तो आपकी सलाहियत नहीं कि तकसीम कर सके। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। शहर कायद के वासियों के लिए लोड शेडिंग का अजाब मजीद 1 हफ्ता तो कम नहीं होना। कराची वालों के मुकदमे की इस्लामाबाद में समात के दौरान के इलेक्ट्रिक चीफ मोनिस अलवी ने नेपरा को साफ बता दिया। ईंधन की कमी शॉर्टफॉल की वजह करार। बोले तलब 3300 मेगावाट है, रसद 2500 मेगावाट। फर्निस ऑयल से लदा जहाज 16 जुलाई को कराची पहुँचेगा। कैनप पावर प्लांट की बहाली में भी मजीद 5 रोज लग सकते हैं। ये एतराफ भी कर लिया कि नेशनल ग्रिड से 730 मेगावाट बिजली मिल रही है। इससे ज्यादा मिली तो सिस्टम बोझ ही नहीं सह सकेगा। साथ ही कह दिया कि लोड शेडिंग में के इलेक्ट्रिक का तो कोई कसूर ही नहीं। नेपरा चेयरमैन तौसीफ फारूकी ने भी खरी खरी सुना दी। कहा, अभी तो कोरोना के बायस कमर्शियल सरगर्मियां बंद हैं। शादी हॉल्स और होटल्स खुले होते तो 400 मेगावाट मजीद दरकार होते। 11 माह से ग्रिड स्टेशंस को अपग्रेड नहीं किया गया। के इलेक्ट्रिक जिम्मेदारी ले या न ले, वो हम ही को नाकाम कर रहा है। ये सवाल भी उठाया कि जब शहरियों को बिजली नहीं दी जा रही तो पीक और ऑफ पीक टैरिफ क्यों? इसे खत्म करके यकसा करने का इंदिया भी दे दिया। दौरान समात CEO के इलेक्ट्रिक हिले बहानों से बार बार उठकर जाते रहे। पूछने पर बोले, वजारत तवानाई से अहम फोन आ रहे हैं। इस पर चेयरमैन नेपरा ने सख्ती से कहा कि समात खत्म होने तक वो यहाँ से हिल भी नहीं सकते। तौसीफ फारूकी ने कहा कि नेपरा अपना फैसला तमाम हकायक और तजावीज़ का जायजा लेकर सुनाएगी। सियासी मैदान से आपको खबर देंगे। मुफाहिमत के बादशाह ने 6 माह बाद सियासी मैदान में एंट्री दे दी। बिलावल भुट्टो के हमरा कराची में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड पर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने PP के मौकिफ से इत्तफाक किया। और बिलाखिर 7 माह बाद आसिफ जरदारी की सियासी रुनुमाई हो गई। गिरफ्तारी और फिर बीमारी, सियासी मंजरनामे से लंबी गैर हाजिरी और इस अरसे में नैब मुकदमात का दबाव। साबिक सदर सियासी मैदान में दोबारा फाल हो गए। अपने सियासी वारिस बिलावल भुट्टो के साथ जोड़ तोड़ के माहिर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 1.5 घंटे लंबी बैठक में अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू। साथ चलने के अज़म का इजहार किया गया। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर कोई लचक न दिखाने पर भी इत्तेफाक हुआ। आसिफ जरदारी ने कहा कि पहले ही बता दिया था, इमरान खान मुल्क चलाने के अहल नहीं। अवाम सिलेक्टेड हुकूमत से निजात के लिए अपोजिशन की जानिब देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। मौजूदा हुकूमत में करप्शन में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। बिलावल ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने इनसे इत्तेफाक करते हुए कहा कि हुकूमत ने मईशत को दीवार से लगा दिया है। मईशत की बहाली के लिए नाअहल हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करना होगा। पीपल्स पार्टी और मौलाना का याराना है बहुत पुराना। आज भी तवील बैठक लगी मगर कोरोना ने फासले बढ़ा दिए। जरदारी साहब ने भरपूर एहतियात की। बिलावल ने 1 नहीं 2 मास्क लगाए मगर मौलाना ने एहतियाती इकदामात हवा में उड़ाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रिया मौलाना साहब। एक जमाना था मौलाना और PP में बड़ा याराना था। मगर आज की मुलाकात जरा मुख्तलिफ थी। कोरोना ने कुर्बतों को फासलों में बदल दिया। जरदारी उम्र रसीदा भी हैं और बीमार भी, इसीलिए उन्होंने तो भरपूर एहतियात कर रखी थी।
मास्क, फेस शील्ड और ग्लव सब ही पहने हुए थे और फासला भी पूरे 2 गज या उससे भी ज्यादा। लेकिन जवां साल बिलावल ने भी एहतियात में कोई कमी ना छोड़ी। एक नहीं 2 मास्क लगा रखे थे। यकीन नहीं आता तो जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। नीचे सर्जिकल और उसके ऊपर एक और अजरक मास्क। लेकिन इतनी एहतियात की कुछ वजह भी थी और वो थी मौलाना की SOPs की खिलाफ वर्जी। ना हाथ में दस्ताने, ना मुंह पर मास्क। फजलुर रहमान एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ाते रहे और मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात पर वफाकी वज़ीर मुराद सईद का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना की जरदारी से क़ुर्बत फितरी और काबिल फ़हम है। मौलाना ने जरदारी साहब से शराकत से फ़ायदा उठाया और आइंदा भी उठाएंगे। जरदारी साहब से चोरी का हिसाब मांगा गया तो मौलाना कंटेनर लेकर निकल खड़े हुए। GIT सामने आने पर मौलाना दोबारा प्रोजेक्ट लेने पहुंच गए। GDA के रुकने सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी ने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात पर तनकीद की। कहा कि मुलाकात कोई साजिश होगी। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। रहमान और आसिफ जरदारी और बिलावल की मुलाकातें हैं ना, ये हुकूमतें गिराने का कोई सिलसिला होता है जो कि उसमें दमखम नहीं है। और क्या करेंगे वो? अभी उनके आपस में मुलाकातों का क्या है? कोई साजिश ही होगी। इस मुल्क के बेहतर मफाद में तो आज तक कोई हुआ नहीं। पाकिस्तानी फिल्मी सनत के अहद साज नगमा निगार कतील शफाई को इस जहाने रंगो बू से रुखसत हुए 29 बरस हो गए हैं, मगर उनकी सदाबहार शायरी आज भी दिलों के साज छेड़ देती है। मुनफरिद उसलूब के इस शायर की याद ताज़ा करेंगे लाहौर से मोहम्मद कुर्बान। वज़ीर आज़म की बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तामीराती शोबे के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। नया पाकिस्तान स्कीम के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तामीराती शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कोरोना की वजह से दुनिया भर में कसाद बाजारी है और मईशतें बैठ चुकी हैं। पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए मईशत को उठाने का फैसला किया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग जो हमारी कोशिश थी कि आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए घर बनाए जाएं पाकिस्तान में, और उसमें हमें बड़ी रुकावटें आई। हिंदुस्तान में भी तकरीबन 10% फाइनेंसिंग है, बैंक घरों के लिए कर्जे दे। पाकिस्तान में 0.2%। आज सारे सूबों के साथ बैठ के हमने मीटिंग की है। तो ये जो आज हमने कमेटी बनाई है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये रुकावटें दूर करें। फैसला किया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए अपनी इकोनॉमी खड़ी करनी है ताकि लोगों को रोजगार मिले। कभी किसी गवर्नमेंट ने इस तरह के इंसेंटिव्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नहीं दिए, इस तरह की आसानी पैदा नहीं की जो हमने की है। तो मैं चाहूँगा आप सबको आज लोगों को कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये जो हमने इंसेंटिव्स दिए हैं, इसका फ़ायदा उठाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे के लिए बड़ा ऐलान किया तो हाउसिंग से वाबस्ता अफराद और सरमायाकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। अकील करीम ढेडी कहते हैं, ऐलान हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तामीराती शोबे के लिए बड़ा ऐलान। समा से गुफ्तगू में चेयरमैन आबाद ने इकदाम को खुशआइंद करार दिया। ये बहुत बड़ा चेंज होगा। इससे पहले तो आप समझे कुछ था ही नहीं, मतलब वो करने के लिए तैयार नहीं थे बैंक। अब बैंक को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि इस इंडस्ट्री को पर्टिकुलर 5% आप करेंगे तो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपका मूव होगा। बिजनेसमैन अकील करीम टेडी कहते हैं, हाउसिंग के लिए हुकूमत का सब्सिडी देना बड़ा इकदाम है। बहुत जबरदस्त है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हाउसिंग इकोनॉमी से बहुत बड़ा ताल्लुक बनता है। ये समझ लो कि इकोनॉमी का एक पहिया है जो कभी चल नहीं रहा था, अब चलना शुरू हो जाएगा। मौशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद का कहना था, हुकूमत को रियल एस्टेट की कीमतें नीचे लाने के लिए भी इकदामात करना होंगे। अच्छी डेवलपमेंट है, इसको थोड़ा रिफाइन होने की जरूरत है। थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि 30 अरब के अलावा भी हम जो रेट्स हैं 5% से भी कम किए जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग होती है वो 1-2% पे होती है और वो 30-30 साल की होती है। सरमायाकारों और माहिरीन का कहना है कि हाउसिंग पॉलिसी की मंजूरी और नफाज जल्द होना चाहिए। और वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, चीफ जस्टिस ने कल पैनामा से बड़ा फैसला दिया। अपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। हमने कहा था कि जुलाई अहम महीना है, नैब को टार्जन के इख्तियारात मिलेंगे। कल जो चीफ जस्टिस
गुलजार साहब ने फैसला दिया है, पनामा से भी ये बड़ा फैसला है। दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले। 120 दिन में 120 अदालतें, 1662 रेफरेंसेस पिछले 20 साल से जग हंसाई कर रहे हैं। इंसाफ की ताखीर में खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, सारा गंदा और परागंदा माहौल खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। आपके आधे टीवी प्रोग्राम ही खत्म हो जाएंगे, वो इंटरटेनमेंट शुरू करनी पड़ेगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। अपोजिशन में कोई दम नहीं है, ABC की उनको तौफीक ही नहीं है, सवाए टॉक शो करने के इनमें कोई सकत नहीं है। जिस दिन रेलवे ट्रैक खड़ा हो गया तो आप देखेंगे इमरान खान के दौर का एक इनकलाब होगा, झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले पहले। अगले इलेक्शन में नेक, शफाफ, गंदे और परागंदा लोग नहीं होंगे, अच्छे और नेक पार्टियों के नेक कैंडिडेट होंगे। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा।